नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और इसके लिए हर प्रश्न के साथ भरपूर फैक्ट मैं डालने का प्रयास करता हूं और मैं आपके लिए लगातार रोटेशन वाइज वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं। किस विषय से संबंधित होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज का हमारा सेशन रहेगा साइंस का, और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ कवर करेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 25 प्लस MCQ यहाँ रहेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGT या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। कहाँ पर जमा रहता है आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। लिग्निन लैटिन शब्द लिग्नस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द लिग्नस से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लकड़ी। वर्तमान समय में लिग्निन का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? कागज़ बनाने के लिए किया जा रहा है, और सेलुलोज के बाद लिग्निन का ही सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। DNA की श्रृंखलाएं किस बंध से बंधी होती है? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। DNA की श्रृंखलाएं किस बंध से बंधी होती है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कीजिएगा। DNA की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध से। DNA की संरचना में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। और DNA का अणु 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। DNA में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? थाइमिन से जुड़ा रहता है, और इसमें 2 हाइड्रोजन बंध बनता है। जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बंधा रहता है, और इसमें कितने हाइड्रोजन बंध रहते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध रहते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, केला निम्नलिखित में से क्या है? केला निम्नलिखित में से क्या है? केला निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केला सरस फल में आता है। सरस फल किसे कहा जाता है? वैसा फल जो रसदार, गूदेदार और अस्थिल होता है, यानी जिसमें आठी भरा होता है, उस फल को सरस फल कहा जाता है। जैसे अस्थिल फल जैसे आम, बेर, नारियल, सुपारी आदि। दूसरे प्रकार का कैसा फल होता है? पीपो। और पीपो में क्या किया जाता है? खीरा, ककड़ी, लौकी और तरबूज। ये सभी जो है सरस फल के उदाहरण हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा
सर्वाधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और आयरन का क्या काम है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, यानी रात में चलने वाले होते हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू रात्रिचर जंतु होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मच्छर की। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये एक हानिकारक कीट है और यह संसार के सभी भागों में पाया जाता है। मच्छर एक लिंगी जंतु है। एक लिंगी बोले तो नर और मादा मच्छर का शरीर अलग अलग होता है। और हाँ दोस्तों, इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा कि सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य या अन्य जंतुओं का रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर सिर्फ पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। ठीक है। चमगादड़ की बात कर लेते हैं। तो चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है और अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करती है। उल्लू की बात कर लेते हैं। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और ये अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, 6ठा सवाल, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन में जस्ता मौजूद है। क्या मौजूद है? जस्ता मौजूद है। इंसुलिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C45H69O14 N11S3H2O। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है और अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। रासायनिक दृष्टि से यह पेप्टाइड श्रेणी में आता है और 51 एमिनो अम्ल से बना होता है। इसका शरीर में क्या कार्य है? शरीर में यह ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। 7वां सवाल है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, किस रोग से यह बचाने का कार्य करता है? यहाँ पर आपको आंसर करना है। बीटा ब्लॉकर किस रोग में काम आती है? सही आंसर हो जाएगा, हृदय घात संबंधी रोगों में काम आती है। बीटा ब्लॉकर क्या है? बीटा ब्लॉकर 25 mg का एक टैबलेट है जो हृदय पर काम करता है। यह कैसे काम करता है? यह हृदय की गति को धीमा करता है और हृदय को रक्त पंप करने में अधिक कुशल बनाता है। दोस्तों, एक फैक्ट याद कर लीजिएगा कि बीटा ब्लॉकर्स लेते समय उन उत्पादों को खाने से या पीने से बचना चाहिए जिसमें कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 8वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विटामिन B2 राइबोफ्लोविन सही सुमेलित है। B3 पैंटोथिनिक बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है।
विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बारी बारी से हम सभी विटामिन के रासायनिक नामों को देखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल। और हाँ दोस्तों, विटामिन बी के तहत याद रखिएगा कुल 8 विटामिन आते हैं। कितने विटामिन आते हैं? 8 विटामिन आते हैं, जिसमें विटामिन B1 से विटामिन B12 तक विटामिन बी शामिल होते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसी तरह B2 रिबोफ्लाविन या राइबोफ्लाविन, B3 पैंटोथिनिक अम्ल या पैंटोथिनिक एसिड, B5 नियासिन, B6 पैरोडॉक्सिन या पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पादपों में उत्सर्जी तंत्र नहीं होते हैं। उत्सर्जी हानिकारक पदार्थ कौन कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ नाइट्रोजन के यौगिक उत्सर्जी पदार्थ में आते हैं। और जिस अंग द्वारा इसका उत्सर्जन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। और मेरुदंडी प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी की बात कर लेते हैं, क्या है? वृक्क है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? याद रखिएगा दोस्तों, पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग या तंत्र नहीं होता है। ये अपना उत्सर्जन कैसे करते हैं? पत्तियों, छालों, फलों, बीजों के माध्यम से शरीर से निष्कासित कर देते हैं। देखते हैं अगला सवाल। 10वां सवाल है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? या पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में हम करेंगे? सही आंसर हो जाएगा, पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेंद्रोगेम्स के अंतर्गत किया जाता है। फेंद्रोगेम्स किसे कहा जाता है? जिन पादपों में फूल, फल एवं बीज लगते हैं उन्हें पुष्पोद्भिद या फेंद्रोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है? जिन पादपों में फूल, फल एवं बीज उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक समूहन उत्तक नहीं होते। ब्रायोफाइटा में कौन कौन आते हैं? मोसेस, हार्नवर्ट, लीवरवर्ट। ठीक है। 11वां सवाल क्या कहता है? अनार में खाया जाने वाला भाग कौन है? अनार में खाया जाने वाला भाग कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज का रसदार बाह्य चोल खाया जाता है। अनार में क्या खाया जाता है? बीज का रसदार बाह्य चोल खाया जाता है। आइए देखते हैं अन्य फलों के वे भाग जो खाए जाते हैं। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भिति और अंतःफल भिति। अमरूद और अंगूर का फल भिति और प्लेसेंटा खाते हैं। बेर का बाह्य तथा मध्य फल भिति, सेब का और नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। अंजीर स्ट्रॉबेरी वेरी मांसल आशय, आम मध्य फल भिति। इसी प्रकार टमाटर और बैंगन का फल भिति और प्लेसेंटा, सुपारी का फल भिति प्लेसेंटा। देख लेते हैं अगला सवाल।
दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 12वां सवाल क्या कहता है? 12वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? सही आंसर हो जाएगा वास्तविक रूप से समुद्री घोड़ा मछली की श्रेणी में आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तारा मछली यानी स्टार फिश की। तो यह किस संघ का प्राणी है? इकाई नोडरमेटा संघ का प्राणी है। और इस संघ का प्रत्येक प्राणी कहाँ पर रहता है? समुद्री जल में रहता है। इसका आकार कैसा होता है? तारा जैसा होता है, इस तरह का स्टार जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं रहती है, 1 2 3 4 5, जो प्लेट्स से ढकी रहती है। और ऊपरी सतह कैसी होती है? कांटेदार होती है। डिस्क में गुद्दा भरा होता है। निचली सतह पर डिस्क के मध्य में इसका मुंह स्थित होता है। भुजाओं पर 2 कतारों में क्या होता है? ट्यूब फीट होता है। ट्यूब फीट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रचलन की क्रियाएं करते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि ये श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं? पीपुली द्वारा करते हैं। जेलीफिश की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से तैरने वाली समुद्री जानवर है, जो किस संघ में आता है? निडेरिया संघ में आता है। डॉग फिश की बात कर लेते हैं तो एस्कोलिडोन के अंतर्गत आता है, जो कि उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिपोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक अस्थिर वास्तविक मीन है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टकृत होती है? सही आंसर हो जाएगा अंडारोपण के लिए विशिष्ट होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां रहती है, तो याद कर लीजिएगा 20 से 60 हज़ार मादा मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि एक छत्ते में नर मधुमक्खियां कितनी होती है, तो लगभग 100 नर मधुमक्खियां होती है। और रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो मात्र एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का क्या काम है? सिर्फ अंडे देना काम है। रानी मधुमक्खी याद कर लीजिएगा एक खास तरह का केमिकल छोड़ती है। इसे क्या कहा जाता है? फेरोमोन्स कहा जाता है। जब यह मर जाती है तो इस केमिकल का सुगंध आना बंद हो जाता है। इससे पता चलता है कि रानी मधुमक्खी का अंत हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों से भिन्न है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ा अन्य 3 जीवों से भिन्न है। केकड़ा यदि आपसे पूछ ले किस संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसका शरीर कैसा होता है? गोलाकार और चपटा होता है। आपने देखा होगा केकड़े को। इसका शरीर शिरोवक्ष और उदर में बटा रहता है और उदर बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके पैर कितने होते हैं? 5 जोड़े होते हैं। सिर पर एक नेत्र होता है। केकड़ा यदि आपसे पूछ ले किस अंग द्वारा श्वसन करता है? गिल्स द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 15वां सवाल है, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? थायमिन जिसे विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। सही आंसर हो जाएगा थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत काजू है। काजू तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो काजू और काजू का बीज पैदा करता है। यदि आपसे पूछ ले कि काजू की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ब्राज़ील है। 16वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 16वां प्रश्न कहता है कि सर्वग्राही रक्त समूह निम्न में से कौन है? सर्वग्राही
सर्वग्राही रक्त समूह निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह में आता है। यदि आपसे पूछ ले ब्लड ग्रुप कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन? ए बी और ओ। और ये चारों ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में बटे रहते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेवार है? RH फैक्टर जिम्मेवार है। RH फैक्टर क्या होता है? एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद होता है। जिन लोगों की रेड ब्लड सेल्स की सतह पर यह प्रोटीन होता है उसका रक्त कैसा होता है? RH पॉजिटिव होता है। और जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स की सतह पर यह प्रोटीन नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कहा जाता है और AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क से स्रावित होता है। अधिवृक्क कशेरुकी जीवों में पाया जाता है और कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह कहाँ पर स्थित होता है? वृक्क यानी गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। आप देख सकते हैं ये एड्रिनल ग्रंथि है। इसका मुख्य काम क्या है? तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालने का काम इसका है। मनुष्य की दाहिनी ओर जो एड्रिनल ग्रंथि होता है उसका आकार कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है। और बाईं ओर जो अधिवृक्क रहता है, एड्रिनल ग्रंथि रहता है, उसका आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। 18वां सवाल कहता है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी जिसे मस्तिष्क पक्षाघात भी कहा जाता है, बच्चों में गतिविधि और हाव भाव इससे प्रभावित होते हैं और इस रोग से ग्रसित बच्चे अपनी मांसपेशियों को सामान्य ढंग से हिला नहीं पाते हैं। इन लक्षणों का दायरा दोस्तों याद रखिएगा, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 19वां सवाल क्या कहता है? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है किसकी वजह से बनती है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaC2O4। मोलर द्रव्यमान 128.097 ग्राम प्रति मोल। क्वथनांक इसका कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस। घनत्व 2.12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और गलनांक कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस। 20वां सवाल कर लेते हैं। कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। तो कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है? रेडियोधर्मी समस्थानिक है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है मच्छर भगाने वाली दवाओं में रसायन होता है। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा
रसायन पाया जाता है? मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिथ्रीन पाया जाता है। एलिथ्रीन क्या है? कीटनाशक में प्रयोग किया जाता है और कीटनाशकों में प्रयुक्त सिंथेटिक यौगिकों का एक समूह है। इसे सबसे पहले कब संश्लेषित किया गया था? 1949 में। किसके द्वारा? मिल्टन एस सेचटर द्वारा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संश्लेषित किया गया था। रासायनिक सूत्र है R = COOCH3। इसका प्रयोग मच्छर नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम के स्प्रे के रूप में होता है। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 22वां सवाल क्या कहता है? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ा कालखंड है जो वर्तमान के दृश्यजीवी महाकल्प से पहले आता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4600 मिलियन वर्ष पहले हुई थी और इसी काल में याद रखिएगा दोस्तों धरती का निर्माण हुआ था। 30वां सवाल है मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र 46 के बजाय 47 हो जाए तो वह डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जिस युवा को हो जाता है उसका IQ लेवल कितना होता है? 50 हो जाता है, जो 8 या 9 साल के बच्चे की मानसिक क्षमता के बराबर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 24वां सवाल है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? सही आंसर हो जाएगा एस्चेरिचिया कोली। मानव शरीर में उपस्थित आंत की बात कर लेते हैं। जैसे साधारण भाषा में आप अंतड़ी भी कहते हैं, आहार नली का हिस्सा होती है, आप सभी जानते हैं, जो पेट से गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य और स्तनधारी प्राणियों में यह कितने भागों में बटा रहता है? 2 भागों में बटा रहता है। कौन कौन? छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य में छोटी आंत भी 3 भागों में बटी रहती है, पाचन तंत्र, मध्यांत्र और क्षुद्रांत, जबकि बड़ी आंत 2 भागों में बटी रहती है, अंधांत्र और बृहदांत्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर के एक पैर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा 30 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के एक पैर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 30 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जांघ की हड्डी की बात कर लेते हैं। तो जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। उसके नीचे 2 हड्डियां रहती हैं, 3 हड्डियां रहती हैं। ठीक है, टिबिया आप देख सकते हैं, ये टिबिया है पीला वाला, फिबुला हरा वाला, और बीच में जो होता है, जो गोला होता है, उसे पटेला कहा जाता है। टार्सल हड्डियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मेटाटार्सल 5 और फ्लांगेज 14 हड्डी होते हैं जो पैर के अग्रभाग का निर्माण करती हैं। टार्सल हड्डियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मेटाटार्सल हड्डियां बीच वाली हड्डी होती है 1 2 3 4 5। मेटाटार्सल हड्डियां कितनी होती है? 5 होती हैं। और अग्रभाग में फ्लांगेस हड्डियां होती है जो कि 14 होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 हड्डियां फ्लांगेस हड्डियां होती हैं। दोस्तों विज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है और रोटेशन वाइज आती है। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।